सातवां सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमारे पास एक ही इंक्यूबेटर है और हमारे पास बहुत सारे किस्म के एग्स हैं जिनकी सबकी ह्यूमिडिटी अलग अलग है, तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर हम बहुत सारी स्पीशीज़ को ब्रीड करा रहे हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा इंक्यूबेटर होने चाहिए। मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करें, यानी अगर आपके पास लॉरीज़ हैं और आपके पास फिर मकाओज भी हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 3 इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सही तरीका तो यही है कि हमारे पास एक से ज़्यादा इंक्यूबेटर होने चाहिए। एक इंक्यूबेटर को हमें ड्राई सेट करना चाहिए, एक को हमें हाई ह्यूमिडिटी पे सेट करना चाहिए, एक को हमें लो ह्यूमिडिटी पे सेट करना चाहिए, और हमें एग्स की प्लेसमेंट उस हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक ही इंक्यूबेटर है और डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो क्या करना चाहिए? तो मैं जब मेरे पास एक इंक्यूबेटर था शुरू में, तो मैं आखिर के वक्त पे अंडे रखता था, लेकिन उसके अंदर हमारे पास ज़ाहिर है ह्यूमिडिटी को मैनेज करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर एक अंडे को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एक को लो चाहिए, तो हम ह्यूमिडिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे एक ही इंक्यूबेटर में। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जब हम फर्टाइल अंडों को उठाएंगे तो अंडे का सारा प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है, और ज़्यादातर अंडों को हैचिंग के वक्त के ऊपर अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी मिल जाए तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर उनका शुरू का वक्त अच्छा गुजरा हो, शुरू से अंडे अच्छे फर्टाइल हों, तो हम फर्टाइल अंडों को एक ही इंक्यूबेटर में रख के, यानी आप काकटू का अंडा भी एक साथ रख दें, लॉरी का भी एक साथ रख दें, अगर उन दोनों का आखिरी वक्त चल रहा है तो आप उन अंडों को वहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छे से हैच करा सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि ये रिकमेंडेड नहीं है कि हर कोई इसको करना ना शुरू कर दे कि यही सही तरीका है। अगर इंक्यूबेशन की तरफ जाएं तो ज़रूरी है कि या तो आप एक स्पीशी को सेलेक्ट करें और उसी के अंडे रखें। अगर बहुत कोई मजबूरी है किसी वजह से, अंडे उठाना भी ज़रूरी है, इंक्यूबेटर भी एक है और नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो फिर बिल्कुल फर्टाइल अंडे आखिर में उठाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा होगा और आप इजीली हैच कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि जब इंसान के पास बहुत सारे बर्ड्स हैं तो थोड़े खर्चा जो है वो इंक्यूबेटर पे भी करें और इंक्यूबेटर लेके प्रॉपर काम करें। आठवां सवाल कि अंडा जो इंक्यूबेटर में रखा होता है हमने, क्या हमें उसको इंक्यूबेटर में हैच कराना चाहिए या उसके लिए हमें सेपरेट उसको अलग, यानी आखिर वक्त पे उसको हमें अलग रख देना चाहिए? कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की होती है कि वो आखिर के दिनों में अंडे को टर्न नहीं करते, उसकी टर्निंग रोक देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा स्लाइटली अलग है। मैं बच्चों को इंक्यूबेटर के अंदर ही हैच कराता हूँ और हैच करने के बाद उनको डिसइंफेक्ट कर लेता हूँ इंक्यूबेटर को, लेकिन मैं इंक्यूबेटर के अंदर ही हैच कराता हूँ। अच्छा, इसकी क्या वजह है? तो मैंने ऐसा क्यों करता हूँ, जबकि देखा जाए तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। वो सारे अंडे निकालने पड़ते हैं, एक दफ़ा डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। अब मैं इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि क्या वजह है कि मैं ऐसा करता हूँ। हम जब जब आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की बात करते हैं, या पहले शुरू में जब इंक्यूबेटर्स थे, यानी शुरू के वक्त के अंदर, उनमें ज़ाहिर कूलिंग का इफ़ेक्ट नहीं था। ये कूलिंग का इफ़ेक्ट क्यों आया? ये कूलिंग का इफ़ेक्ट नेचर से आया। जो लोग इंक्यूबेटर्स को बनाते हैं उन्होंने ये देखा कि बर्ड अपना नेस्ट छोड़ के जाता है, इतनी देर में अंडे कूल डाउन होते हैं, उनका टेम्परेचर नीचे जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा के बैठते हैं, फिर ऊपर जाता है। इस इफ़ेक्ट को सेम इंक्यूबेटर में देने के लिए कूलिंग इफ़ेक्ट ऐड किया। जिन इंक्यूबेटर्स में कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होता, हम मैनुअल उनको ठंडा करते हैं, यानी शीशा खोलते हैं या उसका ढक्कन उठाते हैं, उनको ठंडा करते हैं। यानी मुख्तसर ये, अगर इस बात को थोड़ा मैं समराइज़ करूँ, हम नेचर से कॉपी करते हैं हर चीज़ को। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरी समझ है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं ज़ाहिर है यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर हम नेचर को देखें तो आखिर के 3 दिनों में परिंदा उस अंडे को छोड़ के चला जाता है। वो वैसे ही इंक्यूबेट करता रहता है और वो वैसे ही अंडों को रोल करता रहता है। वो बच्चे उसी रोलिंग के अंदर निकलते हैं
और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब अंडा रोल होता रहता है तो वो ज़्यादा इजीली हैच हो जाता है बनिस्बत इसके कि वो एक सर्टेन पोजीशन पे रखा रहे। सर्टेन पोजीशन पे रखने से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि अगर उस वक्त हमने गलत रख दिया तो शायद हमें प्रॉब्लम हो। अच्छा, लेकिन अगर कोई बाय चांस जो पुराने अपना जिसमें अंडे खड़े रखे जाते हैं उनमें हैचिंग करा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एयर सेल ऊपर की तरफ हो। तो उसमें ज़ाहिर है अंडा जब घुमाते हैं तो नोकीला साइड ऊपर आता है, फिर गोल साइड ऊपर आता है। उसमें बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि आखिर के दिनों में हम अंडे को ना घुमाएं ताकि एयर सेल ऊपर रहे। लेकिन जो रोलिंग वाले एग्स हैं जिनमें रोल हो रहा है उनमें तो एयर सेल हमेशा साइड में रहेगा। तो मेरे हिसाब से उसमें रोल होते रहें और रोल होते हुए बच्चा ज़्यादा अच्छे से निकलता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा निकल जाए तो उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करके आगे का काम शुरू करा जाए। शुक्रिया। नवा सवाल, जो बच्चा इंक्यूबेटर में निकलता है क्या हम उसको इंक्यूबेटर के अंदर ही रख सकते हैं और कितने टाइम तक हमें रखना चाहिए? तो मैं आमतौर पर बच्चा निकलने देता हूँ इंक्यूबेटर के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता हर वक्त के मैं यानी अंडा बच्चा निकल रहा है और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं ज़ाहिर है आवरली 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे बाद अंडा अभी अपना इंक्यूबेटर चेक कर रहा होता हूँ। तो बाज़ औक़ात अगर मेरे सामने निकल जाए बच्चा तो निकलने के कुछ देर बाद ही मैं इसको फ़ौरन, मेरे पास एक दूसरा ब्रूडर हर वक्त सेट रहता है जिसके अंदर मैं जो टेम्परेचर मेरा इंक्यूबेटर का होता है मैं सेम टेम्परेचर वहाँ पे सेट करता हूँ। जब बच्चा निकल जाता है तो बच्चे को मैं फ़ौरन वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और उसके बाद उसको तकरीबन 2-3 घंटे 4 घंटे उसको वहाँ वहाँ छोड़ता हूँ। जब बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद उसको पहली फीड देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बच्चा निकलते ही साथ उसको फ़ौरन फ़ीड कराना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ीड नहीं कराएंगे तो मर ना जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि शायद फ़ौरन निकलते ही साथ फ़ौरन फ़ीड नहीं कराना चाहिए। अंडे उससे निकलने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम उसको एडजस्ट होना चाहिए। जब वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए उसके बाद उसको पहली फ़ीड देनी चाहिए। जी। 10वां सवाल कि हमें अंडों को डेली बेसिस पे चेक करना चाहिए वेट लॉस यानी मॉनिटर करने के लिए, कैसे अंडे ख़राब होते हैं या नहीं होते। तो अगर हमें वेट लॉस को फॉर्मूला, इसका जवाब बड़ा मुख्तसर सा है कि अगर हमें वेट लॉस मॉनिटर करना है तो हमें अंडों को डेली चेक करना है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 4-5 दिन बाद एक दफ़ा चेक कर लें। यानी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शुरू के अंदर आराम आराम से रोज़ चेक करें। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे इस काम के अंदर करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप 5-5 दिन का 4-4 दिन का वेट भी एक साथ कैलकुलेट करके आप वेट लॉस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन शुरू के अंदर मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप रोज़ाना वेट लॉस फार्मूला यानी वेट लें अंडों का, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते रहें, उससे ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप एहतियात से अंडों को निकाल रहे हैं, अंडों को ज़्यादा हिला नहीं रहे, जुला नहीं रहे और बहुत एहतियात से वापस रख देते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अंडे कोई ख़राब नहीं होते, कुछ मसला नहीं होता। याद रखें कि परिंदा भी उन अंडों को रोल ही कर रहा होता है हर वक्त, और हम तो दाना पानी कर रहे होते हैं, उस वक्त परिंदा अंदर जाता है, अचानक से हिलता है, अंडे बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। जितना डेलिकेटली हम उनको यानी हैंडल करते हैं, मुझे लगता है शायद डब्बे में उससे ज़्यादा हिल जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको हाथ लगाने से वो ख़राब हो जाते हैं या टच करने से ख़राब हो जाते हैं। बस आप उसको आहिस्ता से आराम से निकालें और आराम से उनको वापस रख दें, इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 11वां सवाल, बडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी हार्ट बीट को मॉनिटर करने का क्या तरीका है, वो किस तरह हमारे काम आ सकती है। तो बडी की ज़रूरत हमें
यानी वैसे तो अब हम बहुत सारे लोगों को फर्टाइल अंडे चेक करना आते हैं कि अंडा फर्टाइल हो गया है। वरना जब जैसे ही धड़कन बनती है हम बड़ी के अंदर अगर अंडे को रखें, अगर किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आता, तो वो हफ्ते बाद जैसे ही हार्ट बीट बन जाए, तो 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन के बाद बड़ी जो है वो हार्ट बीट मॉनिटर कर सकता है। हमें आमतौर पर जहाँ बड़ी की ज़रूरत, मुझे जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा मेरे काम आया बड़ी, तो वो शुरू के वक्त में बहुत ज़्यादा काम आया। शुरू के वक्त में बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि अंडे का टाइम पूरा हो गया है और ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो अब या तो अगर उसको अंडे को छोड़ दिया जाए तो बाज़ों का बच्चा निकल आता था, बाज़ों का बच्चा अंडे के अंदर ही मर जाता था। अगर किसी को एक दिन ऊपर हो गया और अंडे को अपने हाथ से खोल लिया, तो कभी कभार वो अंडा इनकम्प्लीट होता था, जबकि बच्चा सही होता था। वो यानी उसको थोड़ा टाइम और चाहिए होता था। यहाँ पर हमें बडी की ज़रूरत पड़ती है और बडी बहुत यूज़फुल साबित होता है। हम बडी आखिर के दिनों में हम डेली, यानी जैसे फ़र्ज़ करें उसका इंटरनल पिप हो गया है और हम कंफ्यूज हैं कि हमने अंडे को खोलना है या अंडे को नहीं खोलना है, तो हम उसकी हार्ट बीट मॉनिटर से अंदाज़ा, हार्ट बीट को मॉनिटर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अंडे को कब खोलना है। अगर उसकी हार्ट बीट 70-80 प्लस है, यानी इससे ऊपर है, तो इसका मतलब है अंडा ठीक है। अगर उसकी 80 से नीचे है, तो इसका मतलब है हार्ट बीट अच्छी नहीं है, बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा ताकत लगा रहा है, खोल नहीं पा रहा है। अच्छा, बडी के लिए एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि अगर कोई बडी यूज़ कर रहा है, उसने जैसे ही देखा कि हार्ट बीट कम है और वो फ़ौरन अंडे को खोलने लगे। याद रखिएगा, हार्ट बीट उस वक्त कम होगी जब बच्चा स्ट्रेस में होगा। तो जब बच्चा घूम रहा होता है या ताकत लगा रहा होता है, उस वक्त भी ऐसा ही होता है कि हार्ट बीट थोड़ी सी नीचे जाती है। मैंने हमेशा ऐसे करा है कि जब जब हार्ट बीट, यानी मैं देखता था कि कम है, तो हम उसको हर 1 घंटे के बाद दोबारा चेक कर रहे होते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि पहली दफ़ा हार्ट बीट अगर कम है तो अगले घंटे में हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती थी। तो उस वक्त पर उसको खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा गुजर गया है और हार्ट बीट ऊपर नहीं आ रही, तो फिर आपको अंडे को असेस करके निकालना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इस तरीके से बडी बहुत ज़्यादा काम आता है। शुरू के टाइम में तो खैर बहुत ज़्यादा ही काम आता है। अच्छा, हमारा 12वां सवाल भी हमारे 11वें सवाल से कुछ रिलेट कर रहा है कि अगर अंडा पिप हो चुका है और उसको 3 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या हमें उसे असिस्ट हैच कर देना चाहिए, यानी अपने हाथ से हेल्प करके बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो इस हवाले से समझने की दो बातें हैं मुख्तलिफ। एक तो ये समझने की बात है, यानी पहले तो ये कि अगर हमारे पास बडी है तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है कि हम उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करते रहें और जब तक हार्ट बीट ठीक है हम वेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास वो मशीन नहीं है और हमें मैनुअली देखना है, तो उसका क्या तरीका है। तो इसमें देखने की दो चीज़ें हैं। पहले तो ये देखना है कि जो पिप हुआ है वो इंटरनल हुआ है या एक्सटर्नल हुआ है, यानी अंडे के अंदर पिप हुआ है या अंडे के बाहर पिप हुआ है। बाज़ों का कुछ लोग, ये ज़ाहिर है जो इंक्यूबेशन करते रहते हैं उनको तो पता है इस बारे में, लेकिन जो पहली दफ़ा करेंगे हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाएं कि जब वो लाइट करें और वो देखें कि अंदर बच्चा हिल रहा है, तो शायद वो सोचें कि यार ये इसने पिप कर लिया है और ये बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर उस सूरत में आपने बच्चे को बाहर निकाला, तो वो हो सकता है कबलस वक्त हो, यानी आपने वक्त से पहले उसको बाहर निकाल दिया। अगर अंडे ने इंटरनल पिप किया है, तो इंटरनल पिप करने के बाद आम तौर पर 4 दिन लग जाते हैं अंडे को दूसरा पिप करने में। अब ये 4 दिन पहले भी पिप कर सकता है हैच से और 3 दिन पहले भी पिप कर सकता है, इंटरनल वाला जो है। अच्छा, इंटरनल वाले को हम कैसे देखेंगे एक्सटर्नल वाले पिप से। तो जब हम लाइट करेंगे, तो जो हमारा एयर सेल वाला हिस्सा है
उस हिस्से के ऊपर आपको मूवमेंट नज़र आ जाएगी, यानी चोंच उसकी मूव होती भी आपको नज़र आ जाएगी। ये वो वक्त होता है कि जब वो अपने लंग्स को ताकत में ला रहा होता है, जान लगा रहा होता है और ऑक्सीजन ले रहा होता है, थोड़े ताकत लगा रहा होता है बाहर आने के लिए। उसके बाद वो दूसरा पिप करता है। अच्छा, जब वो दूसरा पिप कर लेता है तो मेरे एक्सपीरियंस में दूसरा पिप करने के बाद भी जब मेरे पास बडी नहीं था तो मैंने 48 घंटे तक वेट किया है, उसके बाद हैच किया है, तो बच्चा सक्सेसफुली हाथ से निकल आया है। वरना 48 घंटे के बीच में पिप होने के बाद वो निकल जाता है, लेकिन वो पिप एक्सटर्नल होना चाहिए। 13वां सवाल 13वां सवाल है कि एयर सेल को कैसे देखा जाए, यानी उसको रीड कैसे करा जाए। अच्छा, मैं बताता चलूं कि आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात है ना सीखने वाली, वो ये है कि हम एयर सेल को कैसे रीड करें। एक बार आपको एयर सेल को रीड करना आ जाए तो मैं बड़े यकीन से ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत आसानी होगी अंडों को हैच करने में। अच्छा, मैंने किस तरह सीखा और मैंने कुछ इसके तरीके भी अपना सोचे हुए जहन में कि उस तरीके से भी मैंने करके देखा, उससे भी बड़ी आसानी होती है। तो इसका तरीका ये है कि जब हम रोज़ाना अंडे को निकालते हैं, जब हम वेट लॉस फॉर्मूले के लिए अंडे को निकालते हैं तो हम अंडे को कैंडल करते हैं, तो हम हर बार उस पर मार्कर से निशान लगाते रहें एयर सेल के ऊपर। जब हम बार बार निशान लगाएंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि एयर सेल किस तरीके से नीचे जाता है। तो जो अंडा आपका सक्सेसफुल हैच हो जाएगा, आपको पता होगा कि उसका एयर सेल किस तरीके से नीचे गया था और कहाँ अंडा हैच हुआ था। खुदा ना खासा जो अंडा नहीं निकल पाएगा, आपको पता होगा उसका एयर सेल कहाँ रुक गया था और बच्चा नहीं निकल पाया, चाहे उसकी कोई भी वजह हो। इसके साथ साथ एक तरीका ये भी है कि आप हैचिंग पीरियड को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम मुर्गी की मिसाल ले लेते हैं। मुर्गी का अंडा तकरीबन 7 यानी 21 दिन में निकलता है। तो अगर हम उसको 3 में डिवाइड करें तो 7-7 दिन का इंटरवल बनता है। तो हम हर 7 दिन बाद एयर सैक को चेक कर लें। शुरू के अंदर हम रोज़ाना चेक करें, एक बारीक बारीक सी लाइन लगाते रहें। उसके बाद हम कुछ कुछ दिन बाद चेक करें, यानी थोड़ा टाइम बढ़ा दें। उसके बाद हम इसको और ज़्यादा बढ़ा दें। तो इससे हमें एयर सेल, यानी जो हमारा एयर सेल है, उससे समझना आ जाएगा कि जब अंडा यानी जब बच्चा हैच होने वाला होता है तो एयर सेल कहाँ चला जाता है। एयर सेल अगर ऊपर की तरफ ही रहेगा तो बच्चा नहीं निकल पाएगा, उसे बहुत मुश्किल होगी निकलने में। आमतौर पे जब बच्चा निकलने वाला होता है तो एयर सेल अंडे के आधे से थोड़ा और नीचे की तरफ जा चुका होता है। जो इस तरीके के अंडे होते हैं एयर सेल के अंदर, वो बहुत अच्छे से हैच करते हैं। इंटरनेट के ऊपर एयर सेल की बहुत सारी तस्वीरें हैं। मैं कोशिश करूँगा कोई रेफरेंस की तस्वीर मिल जाए तो वो भी शेयर करूँ, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन एक बार, यानी जो भी आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन कर रहा है, मैं इस पर बहुत ज़ोर दे रहा हूँ कि वो एयर सेल को ज़रूर चेक करने की आदत डाले। जितनी ज़्यादा आसानी एयर सेल को चेक करने से होगी, उससे ज़्यादा आसानी कहीं पर भी नहीं होगी। एक वेट लॉस फार्मूला, दूसरा एयर सेल, इन दोनों को पकड़ के रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत बरकत हो जाएगी। शुक्रिया। 14वां सवाल, क्या कभी किसी ऐसे अंडे को मैंने असिस्ट करा कि जिसने इंटरनल पिप ना किया हो और 3 दिन गुजर गए हों, उसका यानी टाइम पूरा हो गया हो और उसे हैच करके बाहर निकाला हो। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस, यानी मैंने जितना पढ़ा है और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करूं, जिस अंडे ने इंटरनल पिप नहीं किया, अगर आपने उसको खोला तो अब अंडे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्योंकि अगर उसने इंटरनल पिप नहीं की, और आम तौर पर ये हाई ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, कि अगर वो इंटरनल पिप नहीं कर पा रहा तो बच्चा स्ट्रेस में होता है, बहुत सारी वजहें होती हैं। लेकिन उसके अंदर हाई ह्यूमिडिटी एक की फैक्टर होता है कि वो इंटरनल पिप नहीं कर पाता। तो और अच्छा हाँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे एक्सपीरियंस में भी यही है कि सिर्फ मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं गुजरा कि मेरे पास ऐसे अंडे आए हों जो इंटरनल पिप नहीं कर पा रहे हों। लेकिन मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, 4-5 साल में अगर कोई 6-8 अंडों का एक्सपीरियंस हुआ है तो 2 बच्चे बच पाए मेरे पास, और बाकी 6 मेरे बच्चे ज़ाया हो गए। यानी मैंने ऐसे अंडों को खोला जो इंटरनल पिप नहीं कर पाए थे, और मेरे पास इक्विपमेंट पूरे नहीं थे। मैंने मजबूरन खोला, और उनमें जो 2 बच्चे बचे, वो 2 ऐसे बच्चे थे कि जब मैंने अंडा खोला और मैंने देखा कि वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो मैंने उसको झिली में ही रहने दिया। और मैं हालांकि ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि बच्चे को फ़ीड कराएं जिस वक्त वो झिली के अंदर बंद हो, लेकिन मुझे ज़ाहिर है उस वक्त नॉलेज नहीं थी। मैंने उसको फ़ीड कराया और वो सक्सेसफुली बच्चा बच गया। वो लॉरी का एक बच्चा था कि मैं उसको उसी तरह अंडे के अंदर ही फ़ीड कराता रहता था। मैंने उसको पूरा खोला नहीं था, मैंने आधा अंडा खोला था, चिली खोली थी उसकी, लेकिन वो बच्चा इनकम्प्लीट था। मैंने ह्यूमिडिटी तकरीबन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 80-70 के करीब ह्यूमिडिटी उसकी कर दी थी, और ताकि उसको मॉइस्चर मिलता रहे, ड्राई ना हो बच्चा। और मैं उसके अंडे के अंदर भी गर्म पानी, यानी टिश्यू से, सॉरी, ब्रश से पानी लगाता रहता था कि वो ड्राई ना हो। मुझे ज़ाहिर है मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि क्या करना चाहिए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उनको बचा लिया। लेकिन जितना एक्सपीरियंस भी है कि अगर अंडे ने इंटरनल पिप नहीं किया है तो मेरे ख़्याल से उसे खोलना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और बहुत रिस्की काम भी है। इसमें आपके पास पूरा 50-50% चांसेस होंगे अंडे के ज़ाया होने के और बचने के, बल्कि मैं समझता हूँ ज़्यादा चांसेस ज़ाया होने के होंगे और कम चांसेस बचने के होंगे। तो कोशिश करें कि अगर इससे बचना चाहते हैं तो जो बाकी का इंक्यूबेशन का पीरियड है उस पर वर्क करें। एयर सेल को चेक करें, वेट अपना ह्यूमिडिटी को चेक करें, वेट लॉस फार्मूले को चेक करें, तो इंशाल्लाह ये वक्त ही नहीं आएगा कि इतनी मुश्किल कोई डिसीजन हमें लेना पड़े। 15वां सवाल, इंक्यूबेटर को कैसे डिसइंफेक्ट करा जाए, और क्या अंडे के हैच होते ही उसको दोबारा डिसइंफेक्ट करा जाए, या कुछ अंडे हैच होने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करा जाए, या हमें कब कब करना चाहिए, या नए अंडे रखने से पहले डिसइंफेक्ट करा जाए। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। आप कोई सा भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट ले सकते हैं। अच्छा, मैं कैसे डिसइंफेक्ट करता हूँ, यानी डिसइंफेक्ट आप बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अच्छा ब्रांड आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं डिसइंफेक्ट ऐसे करता हूँ कि मैं एक स्प्रे बोतल के अंदर डिसइंफेक्ट का पानी बना लेता हूँ। मैं इवन जो अंडे रखता हूँ, मैं उनको भी डिसइंफेक्ट करके स्प्रे करके रखता हूँ। पहली बार जब फर्स्ट टाइम मैं अंडा रख रहा होता हूँ, मैं हल्का सा स्प्रे करके उसके बाद उसको रखता हूँ। और जैसे ही बच्चा हैच होता है, हैच होने के बाद बच्चा प्लेस करता हूँ, और मैं वो पानी का स्प्रे, यानी डिसइंफेक्ट वाला जो स्प्रे है, वो फ़ौरन दोबारा करता हूँ। क्योंकि जो बच्चा जब हैच होता है तो उसके अंदर से बहुत सारा बैक्टीरिया निकलता है जो इंक्यूबेटर में रह जाता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप डिसइंफेक्ट फ़ौरन करें। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जहाँ इंक्यूबेटर रखा हुआ है, यानी जब हम डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो आपका कमरा भी अच्छा वेंटिलेटेड हो। अगर आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, यानी आपका रूम यानी कंट्रोल्ड है पूरा, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कमरे को यानी किसी छोटी जगह पे इंक्यूबेटर को रखा हुआ है जहाँ पे एयर का वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो करता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर कमरे में एसी नहीं है तो आप अच्छा वेंटिलेटेड एरिया यूज़ करें, और डिसइंफेक्ट करते रहें, यानी जैसे ही बच्चा निकले डिसइंफेक्ट करें, जब नए अंडे रखें डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्शन का कोई नुकसान नहीं होता, इसका फ़ायदा ही होगा आपको हमेशा। और शुरू में अगर आप आदत बना लेंगे तो आगे आगे वाले वक्त में आपको हमेशा इसका फ़ायदा ही नज़र आएगा इंशाल्लाह। 16वां सवाल बहुत मुख्तसर सा, इंक्यूबेटर में जो पानी इस्तेमाल करा जाए वो डिस्टिल्ड हो या टैप वाटर हो। तो मैं नॉर्मल जो फ़िल्टर का वाटर होता है वो यूज़ करता हूँ। अगर डिस्टिल्ड यूज़ करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। टैप वाटर ना यूज़ करें क्योंकि उसमें गंदगी हो सकती है,
और उससे ख़राबी होगी, गंदगी आएगी। तो बेहतर है कि या तो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर वो नहीं है अवेलेबल तो अपना सिंपल फ़िल्टर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ फ़िल्टर वाटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 17वां सवाल, अगर अंडा डब्बे से निकालते हुए क्रैक हो जाए या मिस हैंडलिंग से क्रैक हो जाए, किसी भी वजह से वो क्रैक हो, अगर वो माइनर सा क्रैक हो, तो आप उस अंडे को अगर ऐसे ही इंक्यूबेटर में रख देंगे तो वो अंडा हैच नहीं हो पाएगा, वो अंडा ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? याद रखें, अंडे के अंदर लिक्विड होता है। वो लिक्विड अंडे के बहुत छोटे छोटे सुराखों से निकल के मॉइस्चर जा रहा होता है। अगर उसमें क्रैक पड़े हुए होंगे तो वो मॉइस्चर बहुत तेज़ी से जाना शुरू हो जाएगा और अंडा हैच नहीं हो पाएगा। जैसे हमने पहले भी इतनी सारी बात करी वेट लॉस की, तो एक सर्टेन वेट रोज़ कम होना चाहिए अंडे का, अदरवाइज़ वो अंडा हैच नहीं हो पाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आम तौर पर जो क्रैक अंडे ख़राब हो जाते हैं उनकी वजह यही होती है कि वो अपना मॉइस्चर बहुत तेज़ी से खोना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो फ़कत अगर कोई हल्का फुल्का सा क्रैक है अंडे पे, जो माइनर सा है, जो अंडे परिंदे के नाखून से हल्का सा लग गया है या कुछ हल्का फुल्का सा है, तो वो नेल पॉलिश से बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता है। आप एक नेल पॉलिश लें, नॉर्मली जो यूज़ होती है, उससे आप उसको उस जगह को कलर्ट कर दें थोड़ा थिक करके, तो वो जगह काफ़ी हद तक कवर्ड हो जाती है और अंडा बहुत ईज़िली आगे जाके हैच हो जाता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और एक नहीं काफ़ी सारे अंडों के साथ ऐसा किया है कि जो अंडे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो हैच हो पाएंगे। इवन थोड़े से जो अंडा एक साइड से थोड़ा सा दब जाता है किसी वजह से और क्रैक हुआ हुआ था अंडा, उस पे भी मैंने ये ट्राई किया था और वो अंडा सक्सेसफुली निकला था।